स्वागत है आपका श्री शक्ति क्लासेज में। पिछला जो वीडियो लेक्चर था उसमें हमने संयोजकता के बारे में पढ़ा था, संयोजकता की परिभाषा पढ़ी थी और कोई परमाणु है या कोई भी तत्व है वो किस प्रकार से संयोजकता प्रदर्शित करता है उसका हमने वहां पर कुछ उदाहरण देखे थे। तो आज मैं बताऊंगा कि जो हमारी आवर्त सारणी है, तो आवर्त सारणी के अंदर हमारे 4 ब्लॉक होते हैं, एस, पी, डी और एफ। तो इन चारों ब्लॉकों में जो उपस्थित जो तत्व है उनकी संयोजकता क्या होगी, क्योंकि ऐसे सभी तत्वों की जो संयोजकता है निकालनी थोड़ी सी क्या रहती है, मुश्किल है भाई। आप क्या करो, उसके लिए नाभिक बनाओ, फिर उसके लिए कोष बनाओ, फिर उसके बाह्यतम कोष में देखो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ऐसा करना मतलब थोड़ा सा कठिन रहता है। इसलिए यहाँ पर जो हमारे कोई भी ब्लॉक होंगे जैसे एस, पी, डी, एफ ब्लॉक होंगे, तो इनमें कोई ऐसी कॉमन बात है क्या जिससे हमारे को याद रखने में आसानी हो। तो यहाँ पर कॉमन बात है, तो वो क्या चीज है या एस ब्लॉक की संयोजकता कितनी होती है उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, देखो एस ब्लॉक, एस ब्लॉक के होता है, एस ब्लॉक के अंदर है वो कितने आते हैं आपके, एस ब्लॉक के अंदर 2 वर्ग आते हैं। कितने वर्ग आते हैं? 2 वर्ग। एक आता है पहला वर्ग और एक आता है दूसरा वर्ग, ठीक है। तो एस ब्लॉक के जो तत्व हैं, एस ब्लॉक के तत्व के अंदर 2 वर्ग आ गया भाई। वर्ग कितने होते हैं आवर्त सारणी में? 18 वर्ग होते हैं, उनमें से 2 वर्ग आ गए। कौन सा? पहला और दूसरा। पहले वर्ग होता है, पहले वर्ग के बाह्यतम कोष में पहले वर्ग में आता है देखो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, ये सारे तत्व आते हैं। तो आप इनमें से किसी को भी उठा के देख लो, इनमें से किसी भी तत्व को उठा के देखो, उसके बाह्यतम कोष में हमेशा 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। कितना इलेक्ट्रॉन आएगा? 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। लिथियम ले लो, लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 होता है, पहले कोष में 2, बाह्यतम कोष में 3 है, तो सीधी सी बात है दूसरे कोष में कितना भर सकते हैं? 1 भर सकते हैं। पोटेशियम ले लो, पोटेशियम पहले में 2 भर दिए, दूसरे में 8 भर दिए भाई। पोटेशियम 19 नंबर पे आता है, तो दोस्तों आसानी से भर सकते हैं पहले और दूसरे कोष में। और उसके बाद में आगे क्या आता है? 2 और उसके बाद में कितना आगे? 8 भर दिए। अब कितने बचे हमारे पास में? अभी हमारे पास में बच गए 9। तो इसका मतलब हमारे को क्या करना पड़ेंगे, जो बाह्यतम कोष में उसमें कितने भर देंगे? हम 9 भर देंगे। लेकिन मैंने आपको बताया था, आप सोच रहे हो कि इन दोनों के ऊपर वाले में 1-1 आया, इसमें 9 कैसा है? जैसे मैंने बताया था आपको, जो भी बाह्यतम कोष में या तो आपको बाह्यतम कोष में सीधे इलेक्ट्रॉनों की संख्या मिल जाएगी, या फिर जैसे 6 से अगर अधिक आ रहे इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब फिर वहां पर ज्यादा चांस रहेंगे कि वो 8 में से घटकर उसकी संयोजकता आएगी। तो 9 में से 8 घटा दो, कितना बचेगा? 1। तो इसके भी बाह्यतम कोष में कितना इलेक्ट्रॉन आ रहा है? 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है। या फिर यहाँ पर तो पोटेशियम के लिए तो आसानी है समझने के लिए कि पोटेशियम कितने नंबर पे आता है? पोटेशियम आता है आपका 19 नंबर पे। तो एक इलेक्ट्रॉन जा करके वो किसमें चला जाएगा? आपका ऑर्गन गैस का विन्यास प्राप्त कर लेगा। तो वो तो हमें समझ में आ गया कि इसके बाह्यतम कोष में, इन पहले वर्ग के बाह्यतम कोष में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 1 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब पहले वर्ग की जो संयोजकता होती है, पहले वर्ग की संयोजकता, वो संयोजकता आती है इसकी 1। कितनी होती है? 1 होती है, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे हमने इससे पहले देखा था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, क्या देखा था? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इन सभी तत्वों के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का फॉर्मूला क्या होगा, या फिर बोल सकते हैं एस ब्लॉक पूरे के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। अब आप देखो यहाँ पर आपको कोई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं पूछने वाला है क्वेश्चन बोर्ड के अंदर, क्योंकि आपके वो टॉपिक है ही नहीं, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मतलब, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है कि जो कक्षक होते हैं, मतलब जो मतलब आपके कोष हो गए, कोष के अंदर, मैंने बोला कोष के अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं, उपकोष के अंदर बढ़ा जाते हैं इलेक्ट्रॉन, उपकोष के अंदर नहीं, कक्षक के अंदर बढ़ा जाते हैं। तो मतलब इलेक्ट्रॉन है, उनको उपकोष में बढ़ने के जो मतलब वहां पर हम तरीके से लिखते हैं भाई, ये इस उपकोष में आएगा, इस उपकोष में आएगा, तो वो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है। तो उसी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का सामान्य कि भाई पूरे एस ब्लॉक के लिए वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा पूरे के लिए। तो पूरे एस ब्लॉक के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है NS2। क्या होता है? NS1 से 2, सॉरी 1 से 2। ये क्या होता है आपका? एस ब्लॉक के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या? एस ब्लॉक के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है। ये जो NS1 से 2 है, NS1 है वो तो इसका होगा पहले वर्ग का, और NS2 होगा दूसरे वर्ग का, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर NS1 है, इसका मतलब इसकी संयोजकता होगी, NS2 इसकी संयोजकता कितनी होगी? 2 होगी। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो पहले वर्ग की संयोजकता हमें पता चल गई, पहले वर्ग की संयोजकता कितनी होगी आपकी? 1 होगी। दूसरे वर्ग की संयोजकता, दूसरे वर्ग की संयोजकता, वर्ग है दूसरा आ रहा है, इसका मतलब इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। और कैसे पता चलेगा इसकी संयोजकता 2 होगी? क्योंकि इसके बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, और 2 नहीं होंगे तो उनमें से क्या कर देंगे? 8 घटा देंगे, तो आपके पास में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो समझ में आ गया होगा? चलो अच्छी बात है। अब देखो आगे जो आपके पी ब्लॉक है, पी ब्लॉक के तत्वों की संयोजकता कितनी होती है? एस ब्लॉक में 2 वर्ग आते हैं, इसलिए उनकी संयोजकता कितनी होगी आपकी?
उनकी होगी 1 और 2। फिर आता है पी ब्लॉक, तो पी ब्लॉक की संयोजकता, तो पी ब्लॉक के अंदर है वो आपके कहां से कहां तक वर्ग आते हैं, 13 से लेके 18 तक के वर्ग आते हैं। आते हैं कि नहीं आते हैं? ये 14, ये 15, 16, 17 और ये 18। ठीक है, इस प्रकार से आपके कितने आते हैं, ये वर्ग आते हैं, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ये वर्ग आते हैं। तो प्रत्येक वर्ग में, जैसे एस ब्लॉक में हमने देखा था पहले वर्ग की संयोजकता कितनी थी, 1 थी, दूसरे वर्ग की संयोजकता 2 थी। अब यहाँ पर किसकी संयोजकता है वो कितनी होगी, 13 वर्ग की। तो 13 वर्ग की संयोजकता चेक करने के लिए पहले तो आपको पता होना चाहिए 13 वर्ग के अंदर कौन कौन से तत्व आते हैं। तो 13 वर्ग के अंदर तत्व आते हैं आपके बोरोन, एल्यूमिनियम, यही तत्व आते हैं यहाँ पर। फिर यहाँ पर देखो बोरोन के बाद में यहाँ पर क्या आएगा, बोरोन के बाद में कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियोन। ठीक है, यही आने वाला। फिर यहाँ पर एल्यूमिनियम, फिर उसके बाद में आगे कौन सा आएगा आपका, एल्यूमिनियम के बाद में कौन सा आता है, एल्यूमिनियम आता है आपका एल्यूमिनियम के बाद में आएगा सिलिकॉन, के बाद में आएगा फॉस्फोरस, के बाद में सल्फर, के बाद में ऑक्सीजन, के बाद में आएगा आपका कौन सा हो गया, सही क्या ना, सॉरी सल्फर के बाद में आएगा आपका क्लोरीन, के बाद में आएगा आपका ऑर्गन। ठीक है, ये इस प्रकार से। तो ये तत्व हो गए। अब हमारे को चेक क्या करना है कि पी ब्लॉक के तत्वों की संयोजकता वो कितनी होगी। तो पहली बात करते हैं 13 वर्ग की। तो 13 वर्ग के बाह्यतम कोश में देखो कितने इलेक्ट्रॉन है। तो एक उदाहरण ले लेते हैं, जैसे एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक होता है आपका कितना हो गया, सोडियम, मैग्नीशियम, क्लोरीन, मतलब एल्यूमिनियम, मतलब 13 नंबर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, अब देखो कितना होगा, ये नाभिक हो गया, ये पहला कोश, दूसरा कोश, तीसरा कोश। तो पहले कोश में कितने बढ़ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आपको वैसे बढ़ने हैं। दूसरे कोश में 8 इलेक्ट्रॉन, 2n² के सूत्र से कितने बढ़ दिए, 10 बढ़ दिए। कितने बचे 3 बचे ना। तो इसका मतलब यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, बाह्यतम कोश में 3 इलेक्ट्रॉन। और हमने पढ़ा है कि संयोजकता की परिभाषा क्या होती है, 2 परिभाषा होती है, या ऐसे मान सकते हो एक ही मान लो। ठीक है, कि बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को क्या कहते हैं, संयोजकता कहते हैं, या संयोजकता होती है। तो ये संयोजकता है ऑक्सीकरण अवस्था। तो कितने इलेक्ट्रॉन है बाह्यतम कोश में, 3 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, 3। कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी संयोजकता। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, अब ये देखो एक चीज, हम संयोजकता क्यों अध्ययन कर रहे हैं, ये सारी चीजें संयोजकता के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि जो ये नियोन ऑर्गन, ये उत्कृष्ट गैस होती है, तो सभी ये वो तत्व है वो इनकी तरह विन्यास प्राप्त करना चाहते हैं। क्यों, क्योंकि ये जितने भी तत्व है वो अस्थायी है। ठीक है, ये सारे वो नियोन ऑर्गन ये स्थायी है। तो कोई भी वस्तु हो, कोई भी चीज हो, वो सारी क्या रहनी चाहती है, स्थायी रहना चाहती है ना, अस्थायी थोड़ी रहना चाहती है, नहीं रहना चाहती ना। तो इसीलिए इनको क्या करना पड़ती है, संयोजकता प्रदर्शित करनी पड़ती है। और संयोजकता प्रदर्शित करने का मतलब ये इलेक्ट्रॉनों का या तो त्याग करेगी या ग्रहण करेगी। वो कितने इलेक्ट्रॉनों का त्याग करेगी, कितने इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण करेगी, उनकी हम संख्या ज्ञात कर रहे हैं। तो वो संख्या क्या कहलाती है, संयोजकता कहलाती है। अब प्लस आएगा माइनस आएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा ग्रहण करेगा, वो अलग बात है, वहां पर डिपेंड करेगी। ठीक है, उसके लिए आप ये समझो कि प्लस आएगा माइनस, उसके लिए समझो कि बाह्यतम कोश में प्रत्येक तत्व ये परमाणु अपने बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है। कितने इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है, 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है। अब 8 मतलब अपना अष्टक पूर्ण रखना चाहता है। अपना अष्टक पूर्ण रखने के लिए वो चाहे इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है और इलेक्ट्रॉन को त्याग कर सकता है। बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन रहने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन। अगर मान लो बाह्यतम कोश में 10 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब बाह्यतम कोश में वो 8 तो रखना चाहता है, और कितने का त्याग कर सकता है, 2 का त्याग कर सकता है ना। अब यहाँ पर देखो प्लस आएगा, यहाँ पर इसकी 13 और 21 जो संयोजकता है वो प्लस में होगी, +3 होगी, -3 होगी। भैया हमने 3 तो निकाल ली, किसके आधार पर, कि बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन इसने इलेक्ट्रॉन ये मतलब त्याग करेगा ग्रहण करेगा, वो भी तो पता होना चाहिए ना। तो यहाँ पर देखो प्लस होगा कि माइनस होगा, तो उसके लिए आपको चेक करना पड़ेगा कि बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है ना। तो या तो इसके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन, कोई भी हो, इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन आने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन। या तो क्या करने पड़ेंगे, इसको अगर 8 इलेक्ट्रॉन करने तो उसको क्या कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पड़ेंगे, ताकि इसके बाह्यतम कोश में 3 की जगह कितने हो जाए, 8 हो जाए। 3 प्लस कितने, 5। इसका मतलब इसको 5 इलेक्ट्रॉन क्या करने पड़ेंगे, ग्रहण करने पड़ेंगे। या फिर क्या कर सकता है, ये 3 इलेक्ट्रॉन ही त्याग दे।
3 इलेक्ट्रॉन ही त्याग दे, तो ये पूरा कोष ही खत्म हो गया। पूरा कोष ही खत्म होते ही इसके लिए बाह्यतम कोष कौन सा हो जाएगा, इसके लिए बाह्यतम कोष हो जाएगा दूसरा। भाई 3 इलेक्ट्रॉन ही पूरे त्याग दिए तो कोष ही खत्म हो गया ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नहीं है तो कोष किस काम का। ऐसे कोष बहुत सारे होते हैं लेकिन उनमें इलेक्ट्रॉन नहीं होता तो उनको नहीं लिखते हैं। इसका मतलब अगर इसके अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो कोष खत्म हो गया। इसके लिए अब इसके लिए एल्यूमिनियम के लिए बाह्यतम कोष कौन सा हो गया, दूसरा। और दूसरे बाह्यतम कोष में देखो इलेक्ट्रॉन कितने, 8 इलेक्ट्रॉन। तो बताओ 5 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना आसान रहेगा, 3 इलेक्ट्रॉन है वो क्या करना पड़ेगा, मतलब त्यागना आसान रहेगा। भाई 5 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के लिए तो उसको क्या करना पड़ेगा, किसी से उधार लेना पड़ेगा। अब वो दे या ना दे वो उसकी मर्जी होती है। लेकिन 3 इलेक्ट्रॉन त्यागने की बात की जाए तो 3 इलेक्ट्रॉन वो उसकी खुद की मर्जी है, वो आसानी से क्या कर सकता है, त्याग सकता है। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, त्याग करेगा, मतलब दान करेगा। दान करेगा तो क्या आएगा, धनावेश। इसका मतलब इसकी संयुक्तता क्या होती है, +3 होती है। संयुक्तता क्या होती है, +3। मैं यहाँ पर अलग से ऐसे बना देता हूँ ताकि आपको साथ साथ पता चलता जाए। ये 13, 14, 15, 16, 17, 18, ठीक है, ये है। और इनकी संयुक्तता हम सामने लिखते जाएंगे इस प्रकार से। तो 13 वर्ग की संयुक्तता कितनी आ गई, +3। कितनी आ गई, +3, ठीक है। अब देखो आगे 14 वर्ग की, तो 14 वर्ग की संयुक्तता देखो तो +3 और कितनी आ सकती है, संभव जितनी भी कंडीशन है वो संभव बना लेते हैं। यहाँ पर +3 हो सकती है, या फिर कितनी हो सकती है आपकी, भैया मैंने वो भी देखा था कि बाह्यतम कोष में 3 इलेक्ट्रॉन है तो 5 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके, इसका मतलब ग्रहण करेगा तो मतलब -5। तो ये भी एक संभव है, दो संभव इसके, ठीक है। 14 वर्ग के देखो तो 14 वर्ग के बाह्यतम कोष में जैसे सिलिकॉन ले लो, सिलिकॉन आता है 14 नंबर पे, तो इसका मतलब बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, सीधी सी बात है, मतलब कितने होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन। लेकिन बना लेते हैं चलो इसके लिए, ये आपका पहला कोष, दूसरा कोष, ये तीसरा कोष। पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन है, कितने 14 इलेक्ट्रॉन है, 10 तो बढ़ दिए, इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इनको आप फटाफट दिमाग के अंदर सोचो, ये बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बाह्यतम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन है, या तो ये क्या करे, 4 इलेक्ट्रॉन को क्या कर दे, त्याग कर दे, या फिर 4 इलेक्ट्रॉन का ग्रहण कर ले। दोनों कंडीशन संभव है यहाँ पर। इसकी संयोजकता क्या हो सकती है, ये तो प्लस, त्याग करेगा तो +4 और ग्रहण करेगा तो -4। समझ में आ रहा है ना। या फिर 8 में से घटा दो तो बात तो आ जाएगा आपका, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली नहीं बात नहीं। अब देखो अगला 15 वर्ग, तो 15 वर्ग की संयोजकता बताओ कितनी होगी। 15 वर्ग की संयोजकता जैसे नाइट्रोजन ले लो तो नाइट्रोजन के बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7, 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ दिए, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 5 इलेक्ट्रॉन आएंगे कि नहीं आएंगे। इसका मतलब क्या कर सकता है, इसको अपना अष्टक पूर्ण रखना है। अष्टक पूर्ण रखने के लिए एक तो इसकी संयोजकता आ गई, वे कितनी है, एक तो संयोजकता आ गई, मतलब ये क्या कर दे, 5 इलेक्ट्रॉन का ही त्याग कर दे। भाई 5 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर सकता है ना, क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दे। अब वो यहाँ पर अष्टक वाला नहीं ले, यहाँ पर फिर 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, क्योंकि यहाँ बाह्यतम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन है ना, दो पर भी आपके हीलियम आती है तो उसका भी अष्टक पूर्ण होता है, मतलब वो एक उत्कृष्ट गैस है तो उसका भी विन्यास प्राप्त कर सकते हैं। तो 5 इलेक्ट्रॉन का या तो क्या कर सकते हैं, त्याग कर सकते हैं, तो मतलब एक तो हो सकती है +5 हो सकती है, एक क्या हो सकती है, ये 3 इलेक्ट्रॉन का क्या कर ले, ग्रहण कर ले, या 8 में से घटा लो, एक ही बात है। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो कितनी आ जाएगी, -3 आ जाएगी। चलो अच्छी बात है। अब आगे देखो, अब देखो अगला कौन सा है आपका, अगला है 16 वर्ग। तो 16 वर्ग की संयोजकता कितनी होगी, फटाफट बताओ। 16 वर्ग की या तो क्या कर सकता है, ये ऑक्सीजन के बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, ऑक्सीजन के पास में इलेक्ट्रॉन होते हैं आपके कितने, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 8 में से पहले में 2 बढ़ दिए, बाह्यतम कोष में 6 बढ़ दिए, या तो वो 6 इलेक्ट्रॉन त्यागे ताकि उत्कृष्ट गैस का विन्यास प्राप्त कर ले, या फिर वो 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे। इसका मतलब या तो +6 हो सकती है या फिर -2 हो सकती है। 17 वर्ग की कितनी होगी, या तो +7 हो सकती है या फिर -1 होगी। और 18 वर्ग की संयोजकता सामान्यतः वो क्या रहती है आपकी, शून्य रहती है। सामान्यतः क्या रहती है, शून्य, मतलब आपकी कक्षा अभी है ना उसमें शून्य रहेगी। आगे की जब कक्षा में पढ़ेगी तो वहां पर जो उत्कृष्ट गैसें होती है ना वो भी है, कुछ विशेष परिस्थितियों में क्या करती है, अभिक्रिया करती है। तो सामान्य स्थिति में बोलेंगे इसकी जो, या आपको इसे याद रखना है कि उत्कृष्ट गैस या अक्रिय गैस या नोबल गैसों की जो संयोजकता वो कितनी होती है, शून्य होती है। और ये बाकी सबकी संयोजकता लगी है। अब यहाँ पर आप कॉमन बात देख रहे हो कि 13 वर्ग की संयोजकता 3, 14 वर्ग की संयोजकता 4, 15 वर्ग की संयोजकता 5, लेकिन यहाँ तक ठीक है, मतलब प्लस, मतलब यहाँ पर अब इनकी बात करें कि ये इतनी संयोजकता प्रदर्शित हो रही है, तो यहाँ पर स्थायी कौन सी, भाई संयोजकता तो एक ही होनी चाहिए ना, ऐसे बहुत सारी थोड़ी होनी चाहिए, तो स्थायी कौन सी होगी। तो यहाँ पर देखो पहले 13 वर्ग की बात करें, 13 वर्ग में क्या हो सकता है, या तो 3 इलेक्ट्रॉन त्यागे या फिर 5 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे। तो अभी मैंने बताया था किसको ज्यादा आसान रहेगा, 3 इलेक्ट्रॉन त्यागना आसान रहेगा। इसका मतलब इसके लिए यह संयोजकता है 13 वर्ग के लिए ज्यादा स्थायी रहेगी। ये क्या रहेगी, ज्यादा स्थायी
रहेगी, तो अपने आप ये स्थायी हो जाएगी ज्यादा। ठीक है, मतलब ज्यादातर कंडीशन में यही हमारे को संयोजकता देखने मिलेगी 13 वर्ग की। ठीक है, बोरॉन की संयोजकता बोल दी कितनी होगी, +3। फिर आते हैं 14 वर्ग की। 14 वर्ग की संयोजकता कितनी होगी, तो 14 वर्ग में वैसे तो दोनों ही संभव है भाई, या तो 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले या फिर मतलब त्याग ले, लेकिन यहाँ पर ग्रहण करने के लिए इसको किसी से उधार लेना पड़ेगा, लेकिन त्यागने के लिए उसको किसी से उधार लेने की जरूरत नहीं है, तो वो मतलब क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन आसानी से त्याग सकता है, इसका मतलब उसके लिए भी ये ज्यादा स्थायी रहेगी। अब बात करते हैं यहाँ पर 15 वर्ग की, कि 15 वर्ग की संयोजकता है वो क्या होगी, तो 15 वर्ग की संयोजकता है दोनों ही ज्यादातर मतलब कंडीशन में दोनों ही स्थायी रहती है, मतलब इसके दोनों के लगभग है वो आपको क्या देखने को मिलते हैं यहाँ पर मतलब संयोजकता देखने को मिलती है यहाँ पर। ठीक है, और वैसे ज्यादा आसान कौन सा रहेगा भाई, -3 रहेगा ना, क्योंकि या तो वो 5 इलेक्ट्रॉन त्यागे या फिर 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे, तो एक तो 5 इलेक्ट्रॉन को त्यागना पड़ेगा और एक 3 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना पड़ेगा, तो 3 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना आसान रहेगा ना, इसलिए ज्यादा इसकी संयोजकता ये स्थायी रहेगी। फिर आते हैं 16 वर्ग की, तो 16 वर्ग में तो +6 की बात ही खत्म होगी भाई, 6 इलेक्ट्रॉन त्यागना है उसको, ऐसा कभी मतलब ऑक्सीजन कभी भी नहीं करेगा, तो इसका मतलब 16 वर्ग की बात करें तो 16 वर्ग की जो संयोजकता है वो +6 बहुत ही कम मतलब संभव है कि मतलब +6 हो सकती है, इसका मतलब ज्यादा स्थायी कौन सी होगी, -2 होगी। ठीक है, फिर 17 वर्ग की बात करें तो 17 वर्ग में तो फिर वही बात पूरी खत्म हो जाती है, +7 इलेक्ट्रॉन वो त्याग कर ही नहीं सकता, इसका मतलब बहुत ही कम कंडीशन होगी जिसमें हमारे को जो 17 वर्ग की संयोजकता है वो +7 देखने को मिलेगी, बाकी कौन सी देखने को मिलेगी, -1 देखने को मिलेगी। ठीक है, और 18 वर्ग की तो पता चल गया आपको, तो ये बात आपको समझनी जरूरी है। 13 और 14 वर्ग में जो प्लस वाले ज्यादा संयोजकता आपकी क्या रहेगी, स्थायी रहेगी। 13वें और 14वें वर्ग में प्लस वाली संयोजकता ज्यादा स्थायी रहेगी, 15, 16, 17 है, इनमें वो माइनस वाली संयोजकता है वो क्या रहेगी, ज्यादा स्थायी रहेगी। और 18 वर्ग की संयोजकता कितनी होगी आपकी, 0 ही होगी। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको कि संयोजकता हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, किसी तत्व की, अभी हमने यौगिक की संयोजकता नहीं निकाली, तो किसी तत्व की संयोजकता हम कैसे निकाल सकते हैं वो हमने देख ली। पी ब्लॉक की संयोजकता आपकी ये होगी, आपके पास में आ गई। एस ब्लॉक की संयोजकता पहले वर्ग की 1, दूसरे वर्ग की कितनी हो जाती है, 2 हो जाती है। वो भी किस में होगी, प्लस में होगी ना, क्योंकि मतलब पहला वर्ग है, पहला वर्ग में क्या होगा भाई, तुमको उसमें 1 इलेक्ट्रॉन या तो वो 7 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा या फिर 1 इलेक्ट्रॉन त्यागे, तो आसान कौन सा रहेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को क्या रहेगा, त्यागना रहेगा ना, इसलिए +1 होगी। इसी प्रकार से +2 होगी। ठीक है, तो पहले और दूसरे वर्ग की संयोजकता प्लस होती है, और जो आपकी पी ब्लॉक है, पी ब्लॉक में हमने देख लिया किस प्रकार संयोजकता होगी। अब यहाँ पर एक देखो, एक और बच जाता है आपका हाइड्रोजन। क्या, हाइड्रोजन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हाइड्रोजन की संयोजकता, क्या हाइड्रोजन की संयोजकता, अब बताओ, पहले तो कहा था कि हाइड्रोजन कौन से वर्ग में आता है, हाइड्रोजन आता है पहले वर्ग में, आता नहीं आता है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम आता है ना हाइड्रोजन पहले वर्ग में। इसका मतलब है हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी होनी चाहिए, +1 होनी चाहिए। भाई यही तो कंडीशन है कि हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी होनी चाहिए, +1, क्योंकि पहले वर्ग की संयोजकता भी कितनी होती है, +1 होती है। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया कि हाइड्रोजन है या तो +1 संयोजकता प्रदर्शित करे, लेकिन हाइड्रोजन क्या +1 संयोजकता प्रदर्शित करने से स्थायी हो जाता है। हाइड्रोजन के लिए बनाते हैं, ये नाभिक हो गया, ये पहला कोष, पहले कोष में एक कितना इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। अब हाइड्रोजन को किसके रूप में जाना है, हाइड्रोजन को उत्कृष्ट गैस का विन्यास प्राप्त करना है, और उत्कृष्ट गैस का विन्यास प्राप्त करने के लिए वो क्या कर सकता है, उत्कृष्ट गैस का विन्यास प्राप्त करने के लिए जो 2 नंबर पे आपका कौन आता है, 2 नंबर पे आता है आपका हीलियम, उसके जैसा वो मतलब उसकी तरह अपना विन्यास बनाएगा, और हीलियम के रूप में जाने के लिए उसको कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पड़ेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना पड़ेगा। इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते इसके वायतन कोष में आ जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब ये हाइड्रोजन हीलियम का विन्यास प्राप्त कर लेगा। इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो इसकी संयोजकता -1 भी हो सकती है। और +1 कब होगी, जब 1 इलेक्ट्रॉन जो है उसी को वो त्याग कर देगा तो इसको ये अपना स्थायी हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब हाइड्रोजन की जो संयोजकता है वो +1 हो सकती है और -1 हो सकती है। अब कि ज्यादा कौन सी स्थायी है, तो यहाँ पर देखो ज्यादा दोनों ही स्थायी है, बस एक कंडीशन लग जाती है। क्या कंडीशन लग जाती है, एक कि जब भी हाइड्रोजन धातु के साथ में जुड़ेगा तब उसकी संयोजकता होगी आपकी -1, और जब भी हाइड्रोजन अधातुओं के साथ में जुड़ेगा, किसके साथ में, अधातुओं के साथ में, तब उसकी संयोजकता होगी +1। ये इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना है कि हाइड्रोजन जब भी धातुओं के साथ में जुड़ेगा तब उसकी संयोजकता होगी -1, और जब हाइड्रोजन अधातुओं के साथ में जुड़ेगा तब होगी उसकी संयोजकता +1। भाई अभी तक तो हमने 2-3 चीजें पढ़ी है ना, एस ब्लॉक की संयोजकता पहले वर्ग की 1, दूसरे वर्ग की 2, पी ब्लॉक की संयोजकता अलग अलग हमने देख ली भाई, 13 वर्ग की 3 होगी, +3 होगी, 14 वर्ग की +4 होगी, 15 वर्ग की -3,
और वही 8 में से घटा दो 15, जो 15 में से 18 घटा दो कितने बचेंगे, 8 मतलब 5 में से 8 घटा दो तो -3 बच गए। 16 वर्ग की -2 और 17 वर्ग की कितनी होगी आपकी -1। ऐसे समझ में नहीं आता तो आपके जो पहले आवृत्ति के जो तत्व आते हैं ना वो आप याद रख लो भाई, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, तो आप वहां पर उनकी चेक कर लो, वही सेम है, वो सारी किसकी होगी, वर्ग की होगी। मतलब वर्ग में सबकी संयोजकता है वो क्या रहती है, समान रहती है। तो हाइड्रोजन की जो धातु हाइड्रोजन है वो जब भी धातुओं के साथ में जुड़ेगा तब उसकी संयोजकता होगी -1, और हाइड्रोजन जब भी ए धातुओं के साथ में जुड़ेगा तब उसकी संयोजकता की +1। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी धातु है और कौन सी ए धातु है, भाई इसमें लिखा हुआ थोड़ी रहेगा कि कौन सी धातु है और कौन सी ए धातु। उसके लिए मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं कि जिसके ऊपर भी, जैसे सोडियम है तो जिसके ऊपर भी प्लस आवेश होगा, जिसके ऊपर भी प्लस आवेश होगा वो ज्यादातर कंडीशन में वो धातु होगी, क्या होगी, धातु होगी। और जिस भी तत्व के ऊपर माइनस होगा वो संभवतः जितनी कंडीशन होगी उनमें क्या रहेगा, आपकी क्या होगी, वो धातु होगी। बिल्कुल आसान है। और वैसे भी आपको आउट सारणी है तो आउट सारणी में आपको पता होना चाहिए कि आउट सारणी के अंदर सारे इसी साइड में क्या रहती है, आपकी ए धातु रहती है, बाकी जितनी भी इस साइड की जितनी भी वो सारी क्या रहेगी, धातु रहेगी। और धातु और ए धातुओं को कौन है वो मतलब विभेदित करता है, जो आपकी उप धातुएं होती है, जैसे बोरोन हो गया, सिलिकॉन हो गया, ठीक है, ये सारी जितनी भी उप धातुएं होती है वो क्या करती है, उनको अलग करती है। तो आप वो याद रख लो कि आपकी उप धातुएं कौन सी होगी, उप धातुओं से उस साइड वाली आपकी ए धातु होगी और इस साइड से वाली क्या हो जाएगी, धातु हो जाएगी। लेकिन अगर आपको फटाफट चेक करना है, ठीक है, वो तो याद करनी है, जिसके ऊपर भी ज्यादातर कंडीशन में जिसके ऊपर भी प्लस आवेश होगा वो क्या होगी, आपकी धातु, और जिसके ऊपर भी माइनस आवेश होगा वो क्या होगी, आपकी ए धातु होगी। तो अब जैसे बात करते हैं, जैसे हाइड्रोजन अगर ये यौगिक बन रखा है तब यहाँ पर हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी होगी, तो सीधी सी बात है, जो ये क्लोरीन है वो क्या रहेगी, आपकी ए धातु रहेगी, ठीक है, क्लोरीन क्या रहेगी, ए धातु रहेगी। या भाई हमें पढ़ा है कि जब भी यौगिक बनता है तो यौगिक बनने के लिए क्या होना चाहिए, यौगिक बनने के लिए वो मतलब एक प्लस होना चाहिए, एक माइनस होना चाहिए। मान लो आपको पता नहीं था, आपने क्या कर दिया, H- Cl- कर दिया, Cl+ कर दिया, तो Cl+ होने का मतलब, अब Cl के बारे में तो पता है ना, Cl कितने नंबर पे आता है, 17 नंबर पे आता है। Cl के ऊपर प्लस आने का मतलब उसने एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर लिया, इसका मतलब उसने 17 से 16 पे आ गया। 16 पे कोई एकरी गैस है या उत्कर्ष गैस है, नहीं है ना, इसका मतलब ये जो हमने सोचा है वो क्या है, गलत है। Cl वो कभी भी प्लस संयोजकता प्रदर्शित नहीं करेगा, वो कौन सी संयोजकता प्रदर्शित करेगा, माइनस ही प्रदर्शित करेगा। इसका मतलब इसके ऊपर आ गया माइनस। अब सीधी सी बात है, इसके ऊपर माइनस आएगा तो इसके ऊपर क्या आना पड़ेगा, प्लस आना ही पड़ेगा। इसका मतलब Cl क्या है, इसके ऊपर माइनस है, इसलिए ए धातु है, और ए धातु होगा तो हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी होगी, प्लस हो गई यहाँ पर। अब इसी प्रकार से मान लो ये यौगिक है NaH, ठीक है, तो NaH में यहाँ पर जो सोडियम है, सोडियम देख लो आप कितने इलेक्ट्रॉन मतलब ग्रहण कर रहा है, त्याग कर रहा है। सोडियम 11 नंबर पे आता है, एक इलेक्ट्रॉन को उसको त्याग करना है, इसका मतलब त्याग कर रहा है, दान कर रहा है, मतलब क्या आएगा, प्लस आएगा। इसका मतलब इसकी संयोजकता प्लस होगी। सीधी सी बात, इसकी संयोजकता क्या होनी पड़ेगी, माइनस होनी पड़ेगी, पड़ेगी नहीं। यहाँ पर एक बात यहाँ पर आप नोटिस कर रहे हो कि जो भी प्लस है जिसके ऊपर वो पहले आ रहा है ना पहले। इसका मतलब जब दो यौगिक मतलब दो तत्व होते हैं और वो यौगिक का निर्माण करते हैं तब वहां पर जिसकी संयोजकता प्लस होती है ना वो पहले लिखा जाता है। 2 यौगिक की बात कर रहा हूँ, 3 यौगिक हो जाते हैं तो उनमें भी कंडीशन यही रहती है कि प्लस वाला पहले लिखा जाएगा, लेकिन कुछ ऐसे अपवाद रह जाते हैं। लेकिन जो 2 यौगिक है उनमें लगभग जितने भी सारे हैं उनमें जो जिसकी संयोजकता प्लस होगी वो पहले ही आएगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बात थी जो आपको पता रखनी थी यहाँ पर। ये बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। S ब्लॉक पढ़ लिया, P ब्लॉक पढ़ लिया और हाइड्रोजन की संयोजकता देख ली। और D ब्लॉक और F ब्लॉक की बात करें तो उनकी परिवर्ती संयोजकता होती है। D ब्लॉक और F ब्लॉक है उनकी वो परिवर्ती संयोजकता होती है। परिवर्ती मतलब बदलती रहती है, परिवर्ती संयोजकता मतलब एक ही तत्व की वो कितनी संयोजकता हो सकती है, 2 3 4 5 6 कैसे हो सकती है। एक है डी ब्लॉक का एक तत्व ले लेते हैं, उससे चेक कर लेते हैं कि क्या डी और एफ ब्लॉक की है वो परिवर्ती संयोजकता होती है या फिर नहीं होती है। उसके लिए देखो हम लेते हैं एक ले लेते हैं कोई सा भी तत्व है डी ब्लॉक का, जैसे स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस। चलो फेरस ले लेते हैं, ठीक है। कौन सा ले लेते हैं, फेरस। तो फेरस कितने नंबर पे आता है, देखो मैं क्रोमियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम 24 नंबर पे, मैग्नीशियम 25 नंबर पे और 26 नंबर पे कौन सा आ गया आपका फेरस। इसका मतलब इसका परमाणु क्रमांक हो गया 26, ठीक है। तो इसके लिए ये नाभिक हो गया पहला कोष, दूसरा कोष, तीसरा कोष। अब देखो
26 इलेक्ट्रॉन है हमारे पास में, पहले कोर्स में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन, इसमें कितने बढ़ सकते हैं 18, कितने बढ़ सकते हैं 18। टू एन स्क्वायर का सूत्र लगाओ, n का मान 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 × 2 18, ठीक है। तो कितने बढ़ दिए 10 बढ़ दिए। अब कितने बच गए 10 बढ़ दिए तो 16 इलेक्ट्रॉन बच गए भाई, 10 इलेक्ट्रॉन तो बढ़ दिए और 10 इलेक्ट्रॉन बढ़ दिए, 26 में से 10 निकाल लो कितने बच जाएंगे आपके 16। इसका मतलब आयतन कोश में कितने इलेक्ट्रॉन बढ़ सकते हैं हम 16 इलेक्ट्रॉन बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो 16 इलेक्ट्रॉन को आप क्या करो 8 को अलग लिखो, 16 में से 8 इलेक्ट्रॉन को अलग लिखो और 8 इलेक्ट्रॉन को अलग लिखो, 8 दूनी 16 हो जाएंगे ना, हो जाएंगे ना यहाँ पर 8 दूनी 16। तो ये जो फेरस है वो क्या करना चाहेगा, फेरस अपने आयतन कोश में 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहेगा। तो ये क्या कर सकता है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण तो करेगा नहीं, तो यहाँ पर ये क्या करेगा या तो 1 इलेक्ट्रॉन त्याग कर सकता है, या 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर सकता है, या 3 इलेक्ट्रॉन त्याग कर सकता है। मतलब फेरस की संयोजकता +1 हो सकती है, +2 हो सकती है, +3 हो सकती है, हो सकते हैं यहाँ पर। तो इस प्रकार से वो फेर जो आपका फेरस है वो क्या है आपका फेरस आता है आपका मतलब डी ब्लॉक का तत्व आता है, इसलिए डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक की जो संयोजकता होती है वो परिवर्ती संयोजकता होती है, और इन्हीं परिवर्ती संयोजकता को क्या बोलते हैं ऑक्सीकरण अवस्था, क्या बोलते हैं ऑक्सीकरण अवस्था। तो ये इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान में रखनी है, पता चल गया होगा एस पी डी और एफ ब्लॉक की संयोजकता है वो कितनी कितनी होती है, ठीक है। अब जो हमारा अगला टॉपिक रहेगा कि किसी भी यौगिक की संयोजकता कैसे निकालेंगे, तत्वों की संयोजकता निकालनी हमें आ गई, ठीक है। आप वर्ग देख लो कौन से वर्ग में तत्व होगा और उस वर्ग की आपको संयोजकता पता होगी तो आप आसानी से वहां पर उसकी संयोजकता चेक कर लोगे तत्व की। अब मान लो यौगिक आ गए, ठीक है, तो उनमें हम संयोजकता कैसे निकालेंगे तो उसका अध्ययन है वो हम करेंगे अगला जो हमारा वीडियो लेक्चर आएगा उसमें करेंगे। तो उससे पहले आपको वो भी जो मतलब संयोजकता निकालनी यौगिकों उसके लिए भी आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए यहाँ पर, ठीक है। तो बाकी का जो है वो अगले वीडियो लेक्चर में करेंगे।